ओके जी, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ब्रीफली है ना स्टैटिस्टिक्स पोर्शन डिस्कस कर लिया है ना, अभी पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था। तो क्योंकि थोड़ा टाइम कम था जैम के बाद है ना, सीयूटी अराउंड 1 महीने का टाइम भी नहीं था, तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में जस्ट एक रिवीजन काइंड ऑफ हमने ये डिस्कस किया है। तो बताओ, मैथ्स पोर्शन कराना है या पीवाई क्यू करवाएं? जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सीयूटी का, बताओ क्या चाहते हो? मतलब अभी क्या डिस्कस करें? ये वाला पार्ट रिवाइज करवा दूं या फिर पीवाई क्यू डिस्कस करूं? व्हाट डू यू वांट? हमने यहाँ शुरू किया था ना, 5 से लेके शुरू किया था, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हमने किए हैं अभी, ठीक है। अब ये परिमल सर शुरू में करा रहे थे, लेकिन चूंकि उनका है ना वो जैम के साथ करा रहे थे, उनका बहुत स्लो करा रहे थे, तो उतने में आपका एग्जाम आ जाएगा। तो क्या चाहते हो अभी, क्या करूँ? मैथ्स पोर्शन डिस्कस करूँ या फिर पीवाई क्यू करवा दूँ? बाकी लोग बताओ, एटलीस्ट जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं ना, बाकी तो ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं तो उनका अलग बात है। तो है ना, अराउंड 5 से 10% बच्चे हैं जो सिंसियरली तैयारी करते हैं, बस बाकी ऐसे ही मजे लेने आते हैं। तो पीवाई डिस्कस करें? तो पीवाई को ट्राई किए हो या मैं कराऊं? क्योंकि देखो मैं कराऊंगा 75 क्वेश्चन हैं। अब मैं अगर 75 क्वेश्चन सारे कराऊंगा तो फिर कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे, ये है। अब अगर आप करके आए हो तो बताओ डाउट, ये ऑप्शन है। तो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था 4-5 दिन पहले कि आप जितने पीवाई क्यूज हैं है ना, 25 का तो मैंने विद सॉल्यूशन शेयर किया था। तो जैसे 2025 के सीयूटी का पेपर ऑलरेडी विद सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है ग्रुप में, जो मनी वाला ग्रुप है। 2024 का भी पेपर होगा, 2023 का भी है, ईयर वाइज फॉर्मेट में। अच्छा, ये सब ऑलरेडी उस पर भी है, टेस्ट पोर्टल पे भी अपलोडेड है पीवाई क्यू। तो अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा फिर ज़्यादा टाइम लगेगा ना। एक में 75 क्वेश्चन है, अब मान लो 2 घंटे की क्लास है, तो कितने क्वेश्चन मैक्सिमम में करा सकता हूँ? अगर समझाए कराऊंगा तो तुम बताओ कितने क्वेश्चन कराए जा सकते हैं? 10 20 25 मैक्सिमम, सारे तो नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम जिनको देना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेपर कंप्लीट करे, फिर डाउट पूछे। हाँ जी अनमोल, तो क्या चाहते हो, सारे क्वेश्चन करे या कुछ किए हो खुद से भी? मतलब खुद से 2-3 बार सॉल्व करो एंड देन यू आस्क डाउट। ग्रुप में ऑलरेडी पेपर है ना सीयूटी का, पीवाई क्यू ऑलरेडी ड्राइव में है, तो मैं ग्रुप में एक बार शेयर कर देता हूँ जिन लोग दे रहे हैं एग्जाम। तो ऑलरेडी होगा तुम्हारे पास। लगा सब भगवान भरोसे तैयारी कर रहे हो है ना। तो सर थ्योरी तो वैसे भी मतलब कंप्लीट नहीं होगा ना। अगर आप मैथ्स उसका थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो फिर भी वो अनकम्प्लीट ही रह जाएगा। नहीं, कंप्लीट तो हो जाएगा, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में करा देंगे, उसको वही करा देता हूँ है ना। एटलीस्ट मैं बेसिक उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। तो वही करवाता हूँ। कितने, 6 तारीख होगा ना? 6 7 8 3 दिन की क्लास है, तो भी हो जाएगा। उसमें क्या ही है, मेन तो बताना है कि क्या मतलब है, जैसे है ना, जैसे हम बाकी टॉपिक इंट्रोड्यूस करते कंप्लीट करा देता हूँ, एटलीस्ट सिलेबस तो हो जाएगा, बाकी तो सर मैट्राइसिस से बता दीजिए एक बार, फास्ट फॉरवर्ड। चलो अच्छा है, कम से कम कर लिए तो ठीक है ना। मतलब मेनली जो डिफिकल्टीज है वो बताओ कहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, चैट में लिख रहा हूँ उसको मैं एक बार, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कराए ही हैं, थोड़े समरी मतलब काइंड ऑफ रिवीजन काइंड ऑफ, तो वैसे ही मैं ये भी करा देता हूँ। ये आज और कल में हो जाएगा है ना, 2 टॉपिक आज करा देता हूँ, 2 टॉपिक कल करा दूंगा, तो खत्म हो जाएगा। तो मेनली जो है कि
ये दोनों इरिलेटेड है, तो या तो सीक्वेंस सीरीज और मैट्रिक्स है। सीक्वेंस सीरीज तो परिमल सर भी करा चुके थे जो लोग रहे होंगे, तो सीक्वेंस सीरीज और ये बस एक बार मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन है जो कि आप जानते ही होंगे, वैसे इंट्रोड्यूस करने का है बस, मेनली जो बिगिनर बच्चे हैं, बाकी लोग जानते ही होंगे। अच्छा मैं पीवाई क्यू शेयर करा, जिन लोगों के पास नहीं होगा, ऑलरेडी होगा आप लोगों के पास। हाँ। दो 2023 में 2 पेपर हुए थे, है ना, 11 मई को, जून को हुआ था एक, और 8 जून को हुआ था। सो तो बैठ के पीवाई को 2-3 बार सॉल्व कर लो, उसमें जो डाउट है पूछो, है ना। तो अभी मैं चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या डाउट है, क्वेश्चंस है जिसमें मेनली देखो, इसमें जो है एक बार बस इसको मैं रिवाइज कराया था, उसमें कुछ खास है नहीं। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, इतना है। तो मेनली तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं डिफाइन, चलो इसको मैं सीक्वेंस सीरीज करवा देता हूँ। पीवाई क्यू करना कल, इसको डाउट, अभी सैटरडे संडे कब एग्जाम है, 9 तारीख है ना, 9 तारीख क्या है, तो मंडे है, तो सैटरडे संडे कल डाउट क्लास रखते हैं, आज मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मतलब जस्ट एक रिवीजन काइंड ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ जी, सर वो मैट्राइसिस से बता दे सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, 1 बाई 1 करते हैं ना। तो क्या चाहते हो, यहाँ से स्टार्ट करें ये वाला? हाँ, मैट्राइसिस से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये तो तो मेरा सीक्वेंस सीरीज हो गया। हाँ वो तो आपने किए होंगे, इसके चलो ये मैट्राइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के थे उसके, ठीक है। डिवीजन हो जाए। तो मेनली क्या है यहाँ पे, डिफाइन करना है रैंक, है ना। तो मैट्रिसेस तो आप जानते ही होंगे, तो जैसे सिंगुलर फॉर्म में तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स वैसे डिफाइन कैसे करते हो आप लोग, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो मैं ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैट्रिसेस है, तो कई तरह से डेफिनेशन है ना। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn numbers into m rows and n columns, ठीक है। ये है, एक मिनट, तो एक मिनट, ठीक है। चैट वाले लोगों का देखते हैं क्वेश्चन, तो अभी पहले इसको हम लोग अभी मतलब ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपल है ना, या कई जगह ऐसा लिखा था, इट इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स, है ना, तो उस तरह से हैं। तो जैसे इसको लिखते कैसे हैं, तो जैसे a इज इक्वल टू शॉर्ट में लिखेंगे तो a i j
m क्रॉस n है, इसको आप अरेंज करोगे सो यू विल नो कि जैसे A11 A12 है ना, इस तरह चल रहा होता है। A1 कितने कॉलम है, हम m रोज n कॉलम्स ले रहे हैं, तो nth कॉलम है A21 A22 A2n A31 A32 A3n, ये चलता रहेगा AM1 AM2 AMN। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स का एक जनरल सिंपल सा फॉर्म है कि m क्रॉस n मैट्रिक्स आपको ऐसा दिखेगा। ओके है, सो जैसे नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है रैंक, है ना। मैं सीधा सा टू द पॉइंट एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। तो मेनली पहले डिफाइन करना रैंक क्या होता है। सो व्हाट इज रैंक। तो अगर हम डिफाइन करें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, कैसे डिफाइन करोगे रैंक। तो रैंक निकालने के है ना मेनली 3-4 तरीके हैं। तो रैंक अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट रोज पढ़ने पड़ेंगे ना। तो जैसे मेनली क्या होता है, कई सारा तरीका है। तो एक तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं, आप लोगों को सब मैट्रिक्स पता है। सब मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई रो या कोई कॉलम आप डिलीट करने के बाद जो बचेगा वो सब मैट्रिक्स है ना। या इवन हर मैट्रिक्स खुद का सब मैट्रिक्स है। तो मैं सब मैट्रिक्स के थ्रू डिफाइन कर देता हूं। तो मतलब बहुत सारे तरीका है रैंक को डिफाइन करने का। रो रैंक के थ्रू, कॉलम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज या नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, है ना। तो उसके थ्रू भी डिफाइन होता है रैंक। या मैं लिखूं कि इट इज ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। स्क्वायर सब मैट्रिक्स एक ये भी डेफिनेशन है कि रैंक क्या होगा। रैंक होगा ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जैसे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बहुत सारे बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो इसी में, तो ये 2x2 का एक सब मैट्रिक्स हुआ। ऐसे ही बनाते तो 3x3 का एक बनता, या इधर से भी 3x3 बनाया जा सकता है, वो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग। तो 2x2 3x3 ये हर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो खुद भी एक सब मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स जो हाईएस्ट ऑर्डर का पॉसिबल है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो उसका रैंक होगा। जैसे एग्जांपल में इसके अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए ले लेते हैं अभी के लिए आसान का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रैंक क्या होगा, सिंपली ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसका रैंक क्या होगा। तो वैसे अगर आप लिखेंगे कि रैंक का है ना कैसे निभा, तो पहला देखो हर मैट्रिक्स खुद का सब मैट्रिक्स हो सकता है, बट यहाँ बोला है कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा 3x3 का ही होगा। तो आप अगर डिटर्मिनेंट ए का निकालोगे 0 आएगा, आप निकाल के देखो। तो इसका मतलब ये, अच्छा सिंगुलर नॉन सिंगुलर पता है क्या आप लोगों को, ये सब 11th-12th में टर्म पढ़ा होगा आपने। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन 0, है ना। तो यहाँ डिटर्मिनेंट क्या है ए का, तो डिटर्मिनेंट ए इज 0 जैसे हमने कह दिया। तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं हो सकता क्योंकि नॉन सिंगुलर होना चाहिए था। तो आप 2x2 का सब मैट्रिक्स बनाओ। जैसे मान लो मैं अभी कोई एक मैट्रिक्स B1 ले लेता हूं जो कि इसका 2x2 की कोई सब मैट्रिक्स है। तो इसमें जैसे हो गया 1 2 4 5। तो यहाँ से B1 का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना बनेगा, तो यहाँ से आपको बनेगा 5 - 8, है ना। तो 5 - 8 मतलब हो गया -3, ठीक है। तो ये आपका आ गया -3। तो ठीक है, तो ये आ गया आपका -3। -3 नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2x2 की एक सब मैट्रिक्स है ना मिल रही है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर। इसका मतलब रैंक इसका 2 होगा। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2, मतलब लार्जेस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो वो रैंक होगा। तो एक तरीका ये है चेक करने का। दूसरा, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, उसको रो रैंक बोलते हैं। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, कॉलम रैंक बोलते हैं। और रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक इक्वल होता है किसी भी मैट्रिक्स में। फिर मेनली जैसे रैंक निकालना होता है, जब कोई है ना मैट्रिक्स गिवन है, रैंक निकालना है, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म, है ना। तो आप इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इकेलॉन फॉर्म क्या होता है, तो एक तरीका ये होता है कि आप इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जैसे अगर मैं जनरल, जैसे यहाँ पे था ना,
तो n क्रॉस n की कोई अगर मैट्रिक्स है, हाँ, तो जो रैंक होगी या m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो जस्ट जो रैंक ऑफ a होगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स a विल बी मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक इसके बीच ही रहेगा। अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रैंक विल बी बिटवीन 0 एंड मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ये हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर रैंक 2 आया, क्योंकि यहाँ भी a का रैंक क्या हो सकता था, अगर कोई भी आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लो, यू टेक एनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो रैंक कैन बी 0 to 3, इसके बीच में ही रहेगा। या तो 0 होगा, तो 0 रैंक तभी पॉसिबल है जब वो 0 मैट्रिक्स है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है रैंक, है ना, इस तरह से। तो इसका 2 जैसे आया, तो एक बता, दूसरा तरीका रैंक निकालने का है रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो रो इक्लोन फॉर्म क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो कि पहले तो पाइवट एलिमेंट डिसाइड करते हो। तो पाइवट एलिमेंट क्या होता है, मतलब किसी भी रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, उसको पाइवट एलिमेंट बोलते हैं। तो उसके बिलो एलिमेंट जीरो कर दो। इसके 3 रूल्स हैं, है ना। पहला रूल ये होता है कि 0 रो बॉटम में होने चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी पाइवट एलिमेंट है उसके बिलो का एलिमेंट 0 होगा। एंड तीसरा ये है कि जो रो पहले आ रहा है उसका पाइवट पहले कॉलम में होगा, पहला मतलब बिफोर, है ना। एंड जो बाद में जो रो आ रहा है उसका पाइवट बाद में होगा। इस तरह पाइवट का मतलब क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। तो ये है, उससे कन्वर्ट करोगे तो अगर रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो वहां से रैंक निकालने का तरीका ये होता है कि थ्योरम, मान लो थ्योरम लिख देता हूँ, डेफिनेशन के थ्रू भी लिख सकते हो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equal to number of non-zero row in echelon form of matrix A। अब इक्लोन फॉर्म कैसे डिसाइड करना है कि ऑल जीरो रो शुड बी एट बॉटम, देन पाइवट एलिमेंट होगा, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट बनाना है। तो फर्स्ट रो का जो पाइवट एलिमेंट होगा उसके बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए। सेकेंड रो का भी जो पाइवट होगा उसके बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए। फिर ये है कि जैसे मान लो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, तो फर्स्ट रो का पाइवट एलिमेंट जो होगा पहले आएगा कॉलम वाइज बात करें तो, और सेकेंड रो का पाइवट एलिमेंट बाद में आएगा कॉलम वाइज। फॉर एग्जाम्पल मान लो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ आपको मैं समझाने के लिए कि, या मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, है ना। जैसे अभी यही क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से कंटिन्यू करके बता देता हूँ। एक तरीका हमने इस तरह देखा इस डेफिनेशन के थ्रू, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए, तो मैं अभी इस थ्योरम को लगाऊं अगर इस क्वेश्चन पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल है, मेरे पास A है, अभी जो मैंने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका मुझे रैंक निकालना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये पाइवट एलिमेंट बनाना है फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बिलो एलिमेंट मुझे 0 बनाना पड़ेगा। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप 11th 12th में जो चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वो आप लोगों को आता होगा। नहीं पढ़े तो एक बार पलट के रिवाइज कर लेना, हेल्प करेगा। क्योंकि मोरलेस वो चीज़ें यहाँ पे है, मतलब वो है, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा भी यहाँ पे है, बट वो पूरा पार्ट 11th 12th का जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, वो सब कर लो, वो हेल्प करेगा आपको यहाँ भी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रो इक्लोन, मतलब हमें इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या करना, मुझे 4 7 को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 4R1, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 7R1। अब ये जो मैट्रिक्स A है वो, तो मैं इक्विवेलेंट फॉर्म लिखूंगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा तो उसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म लिखेंगे, या कहेंगे कि वो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स चेंज होता चला जाएगा। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स रिड्यूस होके ऐसा बन जाएगा। तो दैट मैट्रिक्स विल बी, ये मैट्रिक्स क्या चेंज होगा मैं बताया तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 तो ऐसे ही रखेंगे। अब ये हो जाएगा 0। क्या कर रहे हैं हम, रो 2 में से 4 टाइम रो 1 घटा रहे हैं। तो 4 माइनस 4 टाइम 1, 5 माइनस 4 टाइम 2, तो माइनस 3, 6 माइनस 4 टाइम 3, तो 6 माइनस 12, है ना। तो माइनस 6 देख लेना, ठीक है। फिर R3 माइनस 7, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो बताना। फिर यहाँ से थर्ड रो माइनस 7 टाइम फर्स्ट रो, तो ये 0 हो जाएगा। तो 8 माइनस 7 टाइम 2, 8 माइनस 14 माइनस 6। फिर 9 माइनस 7 टाइम 3, तो 9 माइनस 21, है ना।
तो 9 माइनस 21 कितना, -12, देख लो। सो अब क्या हुआ, देखो ये पाइवट एलिमेंट फर्स्ट रो का है, मतलब किसी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पाइवट होगा, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब फर्स्ट रो का काम हो गया, दूसरे रो में पाइवट एलिमेंट ये है, तो इसके बिलो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इसके बिलो, इसमें क्या ऑपरेशन लगाओगे कि इसके बिलो एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसमें हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, तो मुझे अब -6 को जीरो बनाना है, ठीक है। तो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो पाइवट एलिमेंट है, तो हमें R3 को चेंज करना होगा R3 - 2 टाइम R2, तो ये ऑपरेशन लगा के आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 तो ऐसे ही रहेगा, 0 -3 -6 ऐसे ही रहेगा। ये पाइवट एलिमेंट था जो सर्कल कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, थर्ड रो में से 2 टाइम सेकेंड रो घटा रहे हो, तो 0 0 0 हो जाएगा, चेक करो। तो ये अब ये जो फॉर्म है ना, दिस मैट्रिक्स इज द इक्लोन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमने रिड्यूस कर दिया। इक्लोन फॉर्म का रूल क्या था कि 0 रो अगर है तो बॉटम में आने चाहिए, तो आ गया। फिर पाइवट एलिमेंट जो होगा उसके बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो 2 पाइवट एलिमेंट मिले। अब इसमें यह है कि जो रो पहले आ रहा है उसका पाइवट एलिमेंट पहले आएगा, पहले समझ आ रहा है, जैसे मतलब फर्स्ट रो का पाइवट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो का पाइवट एलिमेंट सेकेंड कॉलम में है। ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड रो का पाइवट फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा एंड फर्स्ट रो का पाइवट सेकेंड कॉलम में आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आप फिर ऑपरेशन लगाओगे, मतलब रो इंटरचेंज करके उस तरह से कुछ, तो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये इक्लोन फॉर्म है, इसमें कितने नॉन जीरो रो है, 2 तो इसका रैंक कितना आ गया, तो रैंक ऑफ ए इज 2, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का आपको मैं एग्जांपल दिया, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। तो जनरली ये वर्किंग रूल है, जब कोई मैट्रिक्स गिवन है रैंक निकालना है तो ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स रैंक की स्टोरी है, रैंक और बहुत सारे स्टोरी है, बट थोड़े मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमें आगे बढ़ना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। वैसे पढ़ाएंगे तो रैंक की 2-3 क्लास तक पढ़ा सकते हैं, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो अभी बस मैं इंट्रोड्यूस करके एक बेसिक बता के आगे बढ़ रहा हूँ। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो इनवर्स को कैसे डिफाइन करोगे, मेनली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, है ना। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हाउ डू यू डिफाइन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, n क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकल सकता है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकल सकता है, रैंक किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, चाहे 4x6 हो, किसी का भी निकल सकता है। तो प्रोसेस यही रहेगा, चाहे मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का हो, ये प्रोसेस आसान रहेगा आपके लिए निकालने के लिए रैंक। तो इनवर्स क्या है, so a square matrix B of order n cross n is called inverse of matrix A if and only if A into B is equal to B into A is equal to I। ये हो गया डेफिनेशन। I क्या है, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, ठीक है। तो I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। तो ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप समझो ए बी बराबर बी ए बराबर आई इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो ये तरीका है, अगर ऐसा होगा तो ये है, ठीक है। बाकी ये इनवर्स का डेफिनेशन है। अब और चीज़ें आप कर सकते हो, करना चाहो तो, है ना, जैसे प्रॉपर्टीज अगर लिखना चाहो तो ए बी का इनवर्स, ए बी कोई दो मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना, ऐसा। फिर ए इनवर्स का इनवर्स निकालोगे ए हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है। फिर बाकी जैसे अभी कुछ देर पहले मैं सिंगुलर वर्ड यूज़ कर रहा था, तो सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ नॉन इन्वर्टिबल, फिर नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी यूनिट वाइज में आपको इसका भी शेयर किया होगा, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, उसमें डाउट होगा तो पूछ सकते हो। यूनिट वाइज हर टॉपिक का शेयर होगा, लिमिट थ्योरम का से रह गया था, वो बाकी टॉपिक्स में होगा, उसका अलग से नहीं बनाया है। तो CUT में हर टॉपिक का आपको शेयर किया गया है, PYQ CUT का सेपरेटली, ईयर वाइज है ही आपके पास, दोनों बैठ के सॉल्व कर लो 2-3-4 बार, देन यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो, फिर आपको एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। तो बाकी रिलेटिव है, सो
ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो ये आपने 11-12 में पढ़ा होगा कि माइनर, को फैक्टर, एडजॉइंट, फिर इन्वर्स, है ना। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो हर एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं, एलिमेंट की जगह को फैक्टर रखते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो ये 11-12 में है, तो इसको रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी में 11-12 का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये बस इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ। आगे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है तो सिस्टम मतलब फैमिली ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो मेनली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है काइंड ऑफ ये है, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ सीधा सीधा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ, मतलब वेक्टर है, तो यहाँ पे मतलब ये हो गया वेयर ए जो है आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एक्स जो लिख रहा हूँ वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसी को वेक्टर भी बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, m क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई होगा, नहीं n क्रॉस 1 का नहीं होगा ना, m क्रॉस n लिया है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए n क्रॉस 1 होना पड़ेगा, नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। एंड जो b है वो होगा आपका बी आई एम क्रॉस 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्रॉस 1 रहेगा। तो इस तरह से दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मेनली आपको इसमें पता लगाना होता है कितने सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, 3 ही ऑप्शन है। तो ये रैंक के थ्रू काम होगा, है ना। तो इसका जो थ्योरम है जो इस पे काम करता है ये थ्योरी, तो इसके अकॉर्डिंग है कि मान लो ऐसा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स में एक कॉलम हम और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नया मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा, ए जैसे m क्रॉस n है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की, तो इसका मतलब है ए आई जे यहाँ है और एक कॉलम यहाँ बी वाला ऐड हो जाएगा, जो भी होगा, है ना। तो जैसे ये जितने रो हैं एक बी फैक्टर यहाँ आ जाएगा, बस इतना समझ लो। तो ये अब पहले m रो था तो रो तो m ही रहेगा, एक कॉलम बढ़ गया यहाँ पे तो n+1 हो गया, जैसे m क्रॉस n था ना, तो अब ये एक कॉलम बढ़ जाएगा। तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए ऑगमेंटेड बी, दिस इज एक्चुअली दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये m रो है n+1 कॉलम, इसमें एक कॉलम ज़्यादा है a के कंपैरिजन में। तो कह रहा है अगर a का रैंक और a ऑगमेंटेड b का रैंक इक्वल है और n के इक्वल है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स a, यही है ना जी। तो इफ एंड ओनली इफ सिस्टम के पास क्या होगा, जो सिस्टम है ax बराबर b हैज़ क्या आता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन। एंड दूसरा केस ये है कि रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, एंड ये लेस दैन एन है, मतलब एन के इक्वल नहीं है, लेस दैन एन ही होगा। तो लेस दैन एन है या एन के इक्वल नहीं है, आप ये समझो कि एन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि दिस सिस्टम हैज़ कितना जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड जो इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा केस है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डिफरेंट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी का, डिफरेंट है, तो मतलब है दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन। तो देखो सिस्टम या तो जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, या 1 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देयर इज नो सिस्टम जहां पे 5 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशन, 20 सॉल्यूशन होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 3 ही ऑप्शन है, नो सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देन एक सॉल्यूशन होगा जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इनफाइनाइट होगा। 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस हैज नो सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कोई ऐसी वैल्यू एक्स की है ही नहीं जो सेटिस्फाई कर ले इसको, इस तरह से। तो ये भी आपने 11-12 में पढ़ा होगा, 9-10 में भी था, 2x2 का 9-10 में था, 11-12 में 3x3 का था, इस तरह से। अब थोड़े हायर भी हो सकता है। तो मेनली बेसिकली ये थ्योरी है जिससे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जिन लोगों के पास है, जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम बचेगा, अभी क्लास ये 9:30 तक है ना। तो अभी आपके पास 9:30 तक क्लास ना, तो नहीं 9:30 तक रखा था ना, 7:30 to 9:30 था, है ना। तो
7 बजे से ही थी ना क्लास में, लेट स्टार्ट किया इसका मतलब है ना, एक तो मैं शेड्यूल खुद भूल जाता हूँ। सो अच्छा 7 से ही क्लास थी ना, मैं 7:30 में स्टार्ट किया था क्या? तो 7:30 से 9:30, ठीक है, 7:30 to 9:30। एनीवे तो 9:30 तक क्लास हो गया अभी, तो ये बेसिकली ये है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हुए तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं अभी, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। मेनली क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गया है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ये समझना है। मेनली जिसमें क्वेश्चन आता है चेक करने का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो आप अगर डिफाइन करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर जो पुराने साल वाले उसमें सारे डिस्कस हुए हैं ऑलरेडी, जिन लोगों ने देखे होंगे दे नो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है जस्ट, है ना, तो दिस इज जस्ट अ फंक्शन। तो क्या डेफिनेशन आएगा जी, लीनियर, नाम से ही क्लियर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में क्या होती है, किसी को नहीं पता? किसी फंक्शन को लीनियर फंक्शन कब बोलोगे, जैसे एक एग्जांपल है ax प्लस बी, बट वैसे फंक्शन को लीनियर कब बोलेंगे, 2 वेरिएबल फंक्शन है, लीनियर कब होगा? तो डेफिनेशन होगा ना। किसी को नहीं पता है? तो ये क्या होता है जनरली कि अ फंक्शन और मैपिंग टी, जनरली ट्रांसफॉर्म नोटेशन टी रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए टी। तो ये कहीं ना कहीं दो वेक्टर स्पेस होगा। तो अब डिफाइन मान लो वेक्टर स्पेस लेट से है ना v2w, मान लो ऐसा है फॉर एग्जांपल। तो इसने ऐसा कुछ कहा नहीं, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। तो अ फंक्शन t फ्रॉम v टू w, अब ये वेक्टर v और w वेक्टर स्पेस है, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फील्ड या विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड एफ। अब ये फील्ड क्या होता है, स्केलर जहां से कॉन्स्टेंट्स आते हैं, सेट ऑफ स्केलर्स, ठीक है। तो फील्ड एफ इफ एंड ओनली, फॉर्मल डेफिनेशन बुक क्या कहता है, तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखे सो ठीक है, मतलब फील्ड जो है ना वेक्टर स्पेस से आता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड ये है। तो ये फील्ड एक्चुअली वेक्टर स्पेस में होता है, बस मैं लिख दिया हूं। इफ एंड ओनली इफ, लीनियर बोलने का मतलब दो चीजें हैं, या तो एक साथ लिखोगे या दो अलग अलग लिख सकते हो। तो देखो ये दो चीजें हैं, एक तो है कि टी ऑफ वैक्टर एक्स प्लस वैक्टर वाई इज इक्वल टू टी ऑफ वैक्टर एक्स प्लस टी ऑफ वैक्टर वाई, ये है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई वैक्टर, एक्स वाई कहाँ होगा, डोमेन में, बिलोंग्स टू वी। एंड दूसरी प्रॉपर्टी जो है टी ऑफ सम कांस्टेंट इनटू ए वेक्टर। तो जो सेट ऑफ कांस्टेंट्स है ना, सेट ऑफ स्केलर्स, इसको फील्ड बोलते हैं मैथमेटिक्स में। स्टैटिस्टिक्स वाला फील्ड अलग है, सिग्मा फील्ड और है ना, यहाँ फील्ड अलग है। तो है ना मैथमेटिक्स में रिंग अलग है ना, ग्रुप अलग है, फील्ड अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब रियल लाइफ से बहुत दूर इसका मतलब है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आ जाएगा के टाइम दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू फील्ड f एंड x बिलोंग्स टू वेक्टर v, वेक्टर स्पेस v। तो ये है, इन दोनों को कंबाइनली भी लिख सकते हो, एक सीधा सीधा प्रूफ करना हो तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस, इन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन में ऐसा लिखा जा सकता है k टाइम x प्लस y। तो इफ यू कैन प्रूव दिस k टाइम tx प्लस t ऑफ y, तब भी काम हो जाएगा। तो ये दोनों जो लिखा है ना, ये इक्विवेलेंट है अकेला इसके, राइटिंग दिस टू इज इक्वल टू दिस, इफ यू कैन प्रूव दिस। तो ऐसा है, ये तो ऐसे प्रूव कर लो, ये प्रूव कर दो, वही बात, ठीक है।
ओके, तो ये डेफिनेशन हो गया फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर क्या होता है, जैसे अभी मैं समझाने के लिए मान लो ऐसा है कि लेट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इज n एंड एक मिनट है ना, जी आ गया, तो गेट खोल के आता हूँ। ओके जी, तो ठीक है ना, ये हो गया डेफिनेशन। अब मैं कह रहा था कि मान लीजिए वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन n है एंड डायमेंशन जो है W का m है, तो होता क्या है, T जो है एक मैट्रिक्स, T को आप एज अ मैट्रिक्स लिख पाओगे, है ना। सो T को आप मेनली यहाँ पे बेसिस के अकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हैं, V से W कर रहे हैं ना, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा और जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। V से W है ना, या ऐसा लिख सकते थे, बीटा अगर होता तो यहाँ बेसिस लिखा रहता है, बुक में आप देखेंगे तो दोनों में बेसिस होता है। अब ये से उसके लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर स्पेस पढ़ना होगा, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है फाइन, है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है, बेसिस के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है, अगर इस तरह से डायमेंशन अगर पता है आपको तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको तरीका बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, और अगर आपको डायमेंशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन, है ना, प्रोड्यूस अ मैट्रिक्स दैट विल रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो m क्रॉस n की मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर n है, इसका m है, तो ये m क्रॉस n बना है, ठीक है। तो बात वाला पहले, तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स, यहाँ v w से लिखा हूँ क्योंकि मैंने बेसिस डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्टली v और w लिख रहा हूँ। तो ऐसा कि v से w में है, तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिक है, बाकी ऐसे प्रॉपर्टीज आप और पढ़ो, देखो, क्वेश्चन पूछो तो समझ आएगा। मैं जैसे एक समरी काइंड ऑफ ब्रीफ कर दे रहा हूँ, तो ये बस बता दिया डेफिनेशन क्या है ना, उससे मैट्रिक्स बनेगी, फिर मैट्रिक्स का आप लोग आइगन वैल्यू, आइगन वैक्टर ये जानते ही होंगे, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो आइगन वैल्यू का क्या डेफिनेशन है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर एक साथ डिफाइन कर देता हूँ। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर ना, तो इसको मुझे डिफाइन करना है, तो सिंपल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर देता हूँ। तो फिर से ये है कि जैसे मैंने कहा, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है ना, इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, वैसे ही आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है।
ठीक है, रैंक किसी का भी निकाल सकते हो आप। तो लेट ए बी मान लो n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो n कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है आपके पास, तो लेट n a b n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड ठीक है, सो लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो ना आइगन वैल्यू मान लो a number lambda is called eigenvalue and a vector v मान लो, है ना, this is called eigenvector corresponding to eigenvalue lambda if and only if av is equal to lambda v। तो ये डेफिनेशन है मेनली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कह दो तो, मतलब av बराबर लैम्डा v है, तो लैम्डा विल बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a एंड v विल बी आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स a। ये डेफिनेशन हो गया। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो जस्ट मैं आपको एज ए रिमार्क या कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ये जो av बराबर लैम्डा v है इसको लिखा जा सकता है av इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आई इंटू वी, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको लेफ्ट साइड बुलाओगे तो ए वी माइनस लैम्डा आई इंटू वी बराबर 0 एंड फर्दर इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ये बी की जगह 0 है, तो ए मैट्रिक्स और ए ऑगमेंटेड बी रैंक हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि 0 कॉलम ऐड करने से किसी मैट्रिक्स में रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ए और ए ऑगमेंटेड बी का लेकिन यहाँ पे ये है, बट ये है ना, यहाँ एक चीज लिखना रह गया वेक्टर, तो वेक्टर की जगह नॉन जीरो वेक्टर होना जरूरी है ना। तो आइगन वैल्यू एंड अ नॉन जीरो वेक्टर एंड अ नॉन जीरो वेक्टर वी, ठीक है। तो ये होगा नॉन जीरो वेक्टर वी, मतलब आइगन जीरो वेक्टर कैन नॉट बी आइगन वेक्टर, ठीक है। तो अ नॉन जीरो वेक्टर v इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, है ना, v को आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। ये मैं अगर नीचे लाइन लगा रहा हूँ जस्ट ये वेक्टर है, अदरवाइज तो ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, v कॉमन ले लो, तो ये एक सिस्टम है, मान लो ये a मैट्रिक्स है, ये x है, ax बराबर 0 है। अब दिस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, अभी एक प्रॉपर्टी है कि इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगी, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी इसके पास, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, v को 0 रखेंगे तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होने के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना पड़ेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसका रैंक क्या होगा, तो इसका रैंक जो आएगा वो इक्वल होगा ए ऑगमेंटेड बी के, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, फुल रैंक होगा तो यूनिक सॉल्यूशन है तो कम रहेगा ना, रैंक n से कम होगा, n क्रॉस है ना, तो n से कम होगा, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई 0 होगा, ठीक है। तो ये जो a माइनस लैम्डा आई का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट होना है 0, और उसके बाद तो इफ एंड ओनली इफ a माइनस लैम्डा आई हैज डिटर्मिनेंट 0 एंड इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू आती है तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं सेकेंड पॉइंट अगर लिखूं तो दिस इज कॉल्ड, ये जो लिखा है ना a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कई जगह आप डेफिनेशन ऐसा देखोगे कि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर आइगन वैल्यूज, जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो आइगन वैल्यू होंगी, तो इसको आप सॉल्व करोगे जो भी लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो आइगन वैल्यूज हैं, और आइगन वैल्यू निकल गया तो यहाँ पुट कर दो, है ना। तो जैसे मैंने इसको लिखा है इस तरह से कि a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो ये लिखना और ये लिखना बराबर है।
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आइगन वैल्यू है। फिर उसको यहाँ आइगन वैल्यू निकल गया, यहाँ पुट कर दो, तो जो v की वैल्यू आएगी वो आइगन वेक्टर है। तो इस तरीके से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। मेनली प्रॉपर्टीज ये होती है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रेस वर्ड होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज का जो सम होगा किसी मैट्रिक्स में वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होगा, है ना। तो मेनली ये काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ट्रेस क्या है? ट्रेस का डेफिनेशन सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, है ना, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। इसी को अगर मैथमेटिकली लिखूं तो ये कहना चाह रहा है समेशन ए आई आई इज इक्वल टू समेशन लैम्बडा आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, सारे आइगन वैल्यू का सम फिर सारे डायगोनल एंट्रीज का सम। ये मतलब ये हो गया। फिर दूसरा होता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, है ना। अब आप ये एनालाइज कर सकते हो कौन सा मैट्रिक्स कैसी प्रॉपर्टी, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज का तो सारे आइगन वैल्यू रियल होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा हमेशा, है ना, पेयर में आएगा, वैसा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टाइम की वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली मैं जस्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है। सो इट इज़ अ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये कहता है कि कहाँ पे थे हम लोग? तो ये तो सिंपल है ना, ये तो जानते हो कि 12th क्लास में भी था, कैली हैमिल्टन थ्योरम, है ना। सो मुझे बोल रहा है कि हैमिल्टन तो क्या कहता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी।
जैसे मैंने कहा ना, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यूज आएंगी। तो एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका हेल्प मेनली इस थ्योरम का यूज कब आता है, जब आपको किसी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग काम आता है। इन्वर्स निकालना है तो उसमें काम आता है, वैसा। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये है कैलियर थ्योरम का स्टेटमेंट जो कि यूज होगा। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पता होगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखोगे तो ये तो सिंपल है ना, आप जानते हो। ट्रांसपोज तो जानते होंगे ना आप लोग। जैसे ट्रांसपोज में क्या होता है कि ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो ए जे आई n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका n क्रॉस m हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो सिमेट्रिक यू ऑल नो, है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ ए ट्रांसपोज और ए इक्वल आ जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, है ना। ये सब बहुत ट्रिवियल है, दैट यू नो ऑलरेडी। एंड आगे क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके ईच रो, है ना, इज ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर and row vector forms orthonormal vectors and column vector forms orthonormal vectors। अभी orthonormal क्या होता है तो वो छोड़ो, सीधा सीधा लिखो कि a इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। सही है जी। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। तो ये हो गया जस्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, है ना, तो वो आप देख सकते हो। तो ये ब्रीफली मैंने जस्ट एज अ समरी एक बार इन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, जस्ट मैंने डेफिनेशन लिखे हैं ओनली, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं किया है। कुछ क्वेरी है किसी को, पूछो जो पूछ रहे थे, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड। सर लास्ट में बता दीजिए। हाँ, सो एक रिवीजन काइंड ऑफ, है ना, जस्ट मैं एक बार थ्योरी डेफिनेशन रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बस वही है। तो जो मैट्रिक्स वाले पी वाई क्यू सी यू टी का यूनिट वाइज है उसमें देख लो, अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हुआ हो तो भी पूछ सकते हो। अगर जिन लोगों ने मैट्रिक्स वाला जो यूनिट वाइज पी वाई क्यू सी यू टी का है तो उसमें अगर ट्राई किए हो और उसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन डिस्कस, मतलब अभी पूछ सकते हो, अभी सॉल्व कर सकते हैं हम। देख लो ग्रुप में होगा ऑलरेडी, पहले भी भेजा होगा मैंने मैट्रिक्स का, ठीक है। नहीं तो आगे मैं एक बार वो टॉपिक करा देता हूँ, तो ठीक है जी। एक बार मैं इसको, हालांकि सीक्वेंस सीरीज आपने कर ही रखा, मैं बस एक बार, है ना, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। जैसे मेनली मैं जो जो वर्ड है उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि जैम के जो बच्चे हैं वो सब पढ़ चुके हैं डिटेल में ना। जैम में अराउंड 6-7 मंथ पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, तो ये हम लास्ट के 20 दिनों में समझ लो जो कर रहे हैं वैसा है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का क्या डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ। फिर कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, रूट टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट क्या है, एंड देन, हाँ वही। तो ये मेनली जितना है, हालांकि एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा ही पूछेगा। तुम देखोगे जैम का सिलेबस सीक्वेंस सीरीज के 7-8 लाइन में लिखा हुआ है, या इन्होंने 2 लाइन में खत्म कर दिया है। वहाँ पे देखो 7-8-10 लाइन में लिखा हुआ है। तो वो चीज़ें आप करोगे कि ये लिखा ज़्यादा नहीं है बट हिडन है, चीज़ें आपको जानना चाहिए, उस तरह से है।
कोई है या आगे बढ़े? जब क्वेश्चंस मैं करा दूं, आपने ट्राई नहीं किए क्वेश्चन? देखो अब पूछो, जो लीनियर अलजेब्रा के जो पीवाई क्यू हैं ग्रुप में एक बार देखो। लोग एग्जाम लास्ट पॉइंट पे तुम कह रहे हो मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस किया है, पहले से पढ़े या पहली बार ये सब देख रहे हो? तो 11th-12th में था ये सारी चीज़ें, स्पेशली मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। 11th-12th में सारी चीज़ें बीएससी में पढ़ा होगा आपने, जैम का प्रिपरेशन किया होगा उसमें पढ़ा होगा। अभी तो बस मैं एक बार ओवरव्यू काइंड ऑफ जस्ट बता रहा हूँ, डिटेल में मैं कह रहा हूँ कि आपने ट्राई किए होंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कोई लीनियर अलजेब्रा वाला भेज दो और सीक्वेंस सीरीज वाला, तो उसमें होगा, ग्रुप में भेजा होगा ना। देखो अभी मनी वाले ग्रुप में मैंने भेज दिया है। मैं देखो इसमें क्या डाउट है बताओ, मैं ओपन करता हूँ। अगर देखो क्वेश्चन नंबर बताओ ना कि कौन सा क्वेश्चन, सारे कराऊंगा फिर तो बस एग्जाम तक एक टॉपिक भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग है ना, एक्शन लेना है ना, वो चीज़ें हैं। यू टेल मी वन क्वेश्चन जो मुझे कराना चाहिए। देखो ग्रुप में मैंने भेजा है, आप क्वेश्चन नंबर बताओ। तो ये ऑलरेडी है ना आपके पास, ये ग्रुप में ऑलरेडी भेजा हुआ है, इसको देखो आप और इसमें पूछो कौन सा क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन देखो, जैसे ना कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ यूज होगा, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन मान लो ये है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको ना एक क्वेश्चन करा दो तो अब देखिए, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा होगा 1 1 2 1 1 1 8 2 4 और इधर है 6 4 12। अच्छा ऐसे लिख दिया, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये a हो गया, इधर x हो गया, एक्स वाई जेड, और इधर हो गया आपके पास 6 4 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास, तो इसको हम लिखेंगे तो यही है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स, एक्स वैक्टर, बी वैक्टर। अब आपको कह रहा है कि एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। तो ये मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहना चाह रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि ए का रैंक इक्वल है ए ऑगमेंटेड बी के, और ये लेस देन एन होगा। तो ये कहना चाह रहा है, ये थ्योरम लगा रहा हूं मैं, और रैंक ए का अगर लेस देन एन है, यहाँ एन 3 है ना, यहाँ एन 3 है, ए आपका क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो, आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो 1 1 2 1 1 1 8 2 4 और इसको 0 के इक्वल रख दो। मुझे बताओ क्या आएगी ए की वैल्यू, सॉल्व करो जरा। एनीवन टेल मी, जिनका डाउट हो बताओ भाई, जो भी लोग हैं। तो क्या क्या नाम, अपना ओरिजिनल नाम लिखो ना, एन डी कौन सा नाम है भाई ये, और ये अंशु। जो भी लोगों को डाउट है इसका बताओ आंसर, इसको सॉल्व करो और बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी। अब बाकी खुद से सॉल्व करो, है ना। अब ये नहीं प्रॉब्लम सीट भेज दिए सारा क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करो और पूछो, डाउट पूछो जेन्युइनली, सॉल्व किए हो। और नहीं सॉल्व किए हो तो यकीन मानो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा, है ना। तुम जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने खूब प्रैक्टिस किया जैम में भी और इसमें भी, तो वो बेहतर करेंगे अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो अगर तुमने किए हैं तो यू विल ऑल्सो परफॉर्म वेल। ये है, ये एंट्रेंस है, यहाँ पे रैंकिंग इंपॉर्टेंट है ना।
उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। रैंकिंग मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा ही हैज चॉइस टू चूज द कॉलेज, जो लोएस्ट मार्क्स लाएगा उसको जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ें हैं। तो अपनी हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है, हम तो हेल्प के लिए करे हैं, बताओ कहाँ हेल्प कर सकते हैं। आते हैं चैट में कुछ लोग लिखे थे, देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो पहले खुद से सॉल्व करके देख लो, नहीं कर पा रहे पूछो। अभी सैटरडे संडे कल है, कल कभी भी डाउट क्लास रख सकते हैं, 24/7 कभी भी रखा जा सकता है। जब बताओ ग्रुप में टेक्स्ट करो, बाकी बच्चे भी जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन हो। डाउट क्लास है, कल दिन में भी डाउट क्लास हो सकता है, इसके लिए बताना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन ये कि पहले खुद से सॉल्व करो, है ना। यू टेस्ट योर सेल्फ, कितना आता है, कितना ज़रूरत है सीखने का। जो नहीं आता वो पूछो। आ जाएगी ए की वैल्यू, आ जाएगी यहाँ से। कितना आया? 2 आया सर। 2 आ गया ना, ओके। तो देख लो बाकी लोग, यहाँ से 2 आंसर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि रैंक लेस देन एन है तो ये होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिया तो इससे आ गया। बाकी सॉल्व करो। ठीक है। ये भी सिमिलर ही है, यहाँ भी सिमिलर तरीके से हो जाएगा। जो अप्रोच वहाँ लगाएं वही अप्रोच यहाँ लगाऊंगा। तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ फिर से वही है। तो जो मैट्रिक्स बनाओगे ठीक है, और हमें बता रखा है इसके पास कितने है ना, ये सिस्टम आपके पास है। दिस इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये सिस्टम आपके पास है। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम है। एंड ये तो देख के ही पता चल रहा है 3 और 10 होगा। ओके, सो बोल रखा है दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक तो ये है कि देखो यहाँ रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी दोनों लेस देन एन होगा। अब फिर से देखो, अभी रैंक का मैं डेफिनेशन यूज करूंगा। तो एक तो रैंक ए लेस देन एन, ए का डिटर्मिनेंट को 0 पुट करो। 1 1 1 1 2 3, अच्छा 1 2 लैम्बडा बराबर 0। तो आप कह रहे हो यहीं से दिख रहा है कि 2 रोज सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, लैम्बडा की वैल्यू 3 आएगी, ऐसा कह रहे हो आप। तो एक तो ये है, यहाँ से आ जाएगा। एक कंडीशन रैंक ए लेस देन एन है तो ऐसा होगा, मतलब ए जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। मैं ये कह रहा हूँ ए जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। ए ऑगमेंटेड बी जो होगी वो 3x4 की मैट्रिक्स है, और दोनों का रैंक लेस देन एन है। और आपके क्वेश्चन में एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, तो ये जो एन है ये 3 है, तो लेस देन 3 कह दो। तो ए का रैंक लेस देन 3 है, रिमाइंड 0। ए ऑगमेंटेड बी का रैंक लेस देन 3 है, तो ए ऑगमेंटेड बी 4x4 की मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है वो 3x4 की मैट्रिक्स है ना। तो ये रहेगा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्बडा एंड देन वो है 6 10 म्यू। अब आप क्या करो, कोई भी इसका रैंक लेस देन 3 है ना, तो कोई भी 3x3 का सब मैट्रिक्स उठाओ, डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और लास्ट कॉलम ले लो। तो यहाँ से आप क्या करो, यू टेक, है ना, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम 1 2 2 एंड लास्ट कॉलम लो 6 10 म्यू। इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। बताओ, लैम्बडा वो बता रहे हैं 3 आएगा, म्यू कितना आएगा बताओ। म्यू भी तो सर 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, ओके। बाकी लोग चेक कीजिए सही बता रहे हैं क्या। तो ये हो गया आंसर। तो थोड़े से आपको रैंक की जानकारी होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की जानकारी होनी चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व करो और फिर डाउट पूछो। कल जब भी डाउट क्लास रखना हो कभी भी रख सकते हो, पूरे दिन। सैटरडे है ना, कॉलेज में छुट्टी रहती है सैटरडे संडे मेरा। तो ग्रुप में टेक्स्ट करो,
टॉपिक बताओ, बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे एंड वी विल हैव डाउट क्लास। नहीं डाउट है देन यू विल बी, है ना, मतलब तुम बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी, इसका मतलब। एनीवे तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें देख लो और कुछ क्वेश्चन है, तो पहले सॉल्व करो जेन्युइनली ऑनेस्टली, पहले पूरा सॉल्व करो ये समझ के कि मान लो एग्जाम में आएगा आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं आ रहा है तो फिर डिस्कस करो मेरे साथ, है ना, ग्रुप में पोस्ट करो, कोई सोल्यूशन भेज देगा। अभी एक बार इसका मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम है ना हमारे पास, तो 9:30 तक क्लास टाइम है। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, है ना, तो अभी मैं सीक्वेंस सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है